हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बड़े होने चाहिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू सीएफए प्रोग्राम इन 2026, सो दिस इज द कंप्लीट रोड मैप वीडियो फॉर यू। इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस करा है, कौन कौन सी जॉब लगती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या एग्जाम स्ट्रक्चर होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बोनस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो टू, कि भाई आप किस तरीके से ईयरली प्लान कर सकते हो अपना सीफए प्रोग्राम, जिससे आपका कॉस्ट जो आप एग्जाम में फीस देने वाले हो और जो आपका बेनिफिट जो आप इससे उठाने वाले हो प्रोग्राम से, वो किस तरीके से मैक्सिमम ट्रेड ऑफ होके आप बहुत बेस्ट पोजीशन में अपने आप को रख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात हम समझते हैं कि सीएफए प्रोग्राम है क्या। तो सर, सीएफए स्टैंड फॉर द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, ये गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है। ओके, ये आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फील्ड का एक्सपर्ट बनाता है। एक्सपर्ट का मतलब ये आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे आप इम्प्लीमेंट करके एक्सपर्ट बन सकते हो। नॉर्मली एक्सपर्ट तो कोई भी कोर्स नहीं बनाता, मगर नॉलेज इतनी ज्यादा प्रोवाइड कर देगा कि भाई तू इम्प्लीमेंट करेगा ना उसे, तो तू ऑलरेडी ही एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, और सर कौन कौन से फील्ड्स में हम काम कर सकते हैं इसके बाद, तो आप इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये अभी हम देखेंगे कि किस-किस फील्ड में आप डिटेल वाइज़ देखेंगे, किस-किस फील्ड में आप काम कर सकते हो, एंड इससे आप क्या सीख सकते हो सीफए प्रोग्राम से, जो आपको उस फील्ड तक लेके जाती है। ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम नॉइज़ क्लियर करते हैं। सर हमने ना बहुत सारे कोर्सेज़ सुने हैं, जो सी से स्टार्ट होते हैं, एंड उसका और सीएफए भी उनमें से एक है। इसके बीच में हमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। तो हम सीएफए क्यों करें? ये क्या प्रोवाइड करता है अलग, जो और कोर्सेज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं? तो मैं बताता हूँ। सो इफ यू सी कि जो सीए है, सीएस है, सीएमए है, और जो सीपीए है, राइट? ये कोर्सेज़ इन जनरल, आई एम नॉट गोइंग इंटो द सब्जेक्ट वाइज़ डिटेल, कि आउटलायर सब जगह होते हैं, राइट? कि जो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो आप अपनी एनालिसिस स्किल के थ्रू या अपने आप को अपग्रेड करके, अपस्किल करके आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। बट इन जनरल बता रहा हूँ कि किस फील्ड में काम करते हैं। तो ये नॉर्मली काम करते हैं रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस में। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस में सर, जैसे कि आपके कंट्रीज के रूल होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसे हम इंड एस बोलते हैं। यूएस में यूएस गैप है, राइट? तो हर एक कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, राइट? उसको बनाएगा कौन? उसको बनाएगा आपका सीए, राइट? या सीएमए भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीपीए भी बना सकता है। तो ये इन जनरल ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आता है। आपकी टैक्स की कंप्लायंस कौन करेगा? ये सारे कोर्सेस, राइट? आपकी कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस की बात कौन करेगा? कौन कंप्लायंट होगा उससे? वो करता है सीएस। कॉर्पोरेट कंप्लायंस है, हाँ। आरओसी के फॉर्म्स होते हैं जो भरने पड़ते हैं। अगर आपने काम करा होगा या आपने इसके बारे में सुना होगा, तो आपको पता है कि आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाकर अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरनी पड़ती है। उसकी कंप्लायंसेस, उसके रूल्स बने हैं, हर चीज़ के रूल्स बने हैं। तो उसको ये वाले सारे प्रोफेशंस कैटर करते हैं। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फॉर ऑल दीज़ कोर्सेस। अब सर, सीएफए इन सबसे अलग कैसे है? मैं बताता हूँ। तो सीएफए नॉर्मली आपका 2 जगह पे काम करता है। एक तो आपका होता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन जनरल, और दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्लस स्ट्रैटेजी। ठीक है। सर, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का मतलब ये समझो कि आपके पास अगर 100 करोड़ रुपीज़ है, और आपको अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो किस जगह पे इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है? विद नंबर्स, विद स्टोरी आपको सीएफए बता के देगा। ओके। और अगर सर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और उसके पूरी फाइनेंशियल्स को पढ़ के आप कुछ एक स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हो, जिससे आप अपना एओपी और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सको, वो एफपी स्ट्रैटेजी में, राइट? मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया, डेप्थ में नहीं गया हूँ। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इस पे कवर हो सकते हैं हर एक चीज में। ठीक है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो भी हम डेप्थ में चलेंगे, फिर समझेंगे इन डिटेल। अब 2 चीज़ बच गए हैं, एक एमएसएन फाइनेंस, एक एमबीए इन फाइनेंस। तो एमबीए तो नॉर्मली एक जनरल जनरल बिज़नेस डिग्री हो गई आपकी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो गई,
इसके अंदर फाइनेंस एक स्पेशलाइजेशन होता है। इसकी जगह आप फाइनेंस की जगह मार्केटिंग एंड सेल्स भी चुन सकते थे, राइट? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्या एमबीए इन फाइनेंस सीएफए की तरह डेप्थ प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में? नहीं, 10-15% भी नहीं प्रोवाइड करता। तो सीएफए एक टॉप नॉच कोर्स है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ एमबीए इन फाइनेंस और सीएफए के बीच में। क्या सर एमएस फाइनेंस प्रोवाइड करता है? एमएस फाइनेंस इन जनरल प्रोवाइड करता है नॉट स्पेशलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बट एज फाइनेंस एज अ होल डोमेन, राइट? और फाइनेंस बहुत बड़ा है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री उसका एक पार्ट है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें सीएफए को करना तो है, हमें पता लग गया कि सीएफए हमें करना है, मगर अब इसमें होता क्या है? तो मैं बताता हूँ, अगर आपको सीएफए चार्टर होल्डर बनना है तो आपको एग्जाम पास करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सारे के सारे 3 लेवल्स पास करने पड़ेंगे, L1, L2 एंड L3, ओके? आपको 4000 आवर्स का वर्क एक्स चाहिए होगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन फाइनेंस डोमेन स्पेशली। फिर आप अप्लाई करोगे चार्टर के लिए और थोड़ी मेंबरशिप फीस दोगे, जो थोड़ी बहुत होती है, हमारे इंडियंस के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, ऊपर से 18% जीएसटी होता है। तो बहुत बड़ी लगती है हमें भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं उसके बारे में भी। तो उसके बाद आप सीएफए चार्टर बनते हो। ये मेरा एक डिजिटल बैच है जो सीएफए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। इट्स नॉट अ माय चार्टर, चार्टर इज़ ऑन द वे, चार्टर आता होगा। मतलब इट्स फिजिकल मंगाया है, तो देखते हैं अभी आएगा, तो वो भी डालूँगा। ठीक है? तो सर जब सबसे पहला काम क्या करना है? पहले तो भाई काम करना है, सीएफए के तीनों लेवल पास करने हैं। वर्क एक्स होता रहेगा, आपके चार्टर अप्लाई और मेंबरशिप फीस आपकी 1 दिन में काम खत्म हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा जो एलिफेंट इन द रूम है, वो है आपका सारा का सारा तीनों लेवल। सर ये तीनों लेवल में कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट्स होते हैं? क्या हमें ये बीकॉम की तरह जाके लिखना पड़ता है इंस्टीट्यूट के अंदर? कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है? बात करते हैं, इन शॉर्ट में बताता हूँ, एमसीक्यू ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी आपका L3 पे, ठीक है? एंड इसके बारे में एक और ये बात है, ये लॉजिकली अलाइन्ड होते हैं, सब्जेक्टिविटी से साथ चेक नहीं होते। ओके, कैसे? अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो या आपने सीए में कुछ दिया है एग्ज़ामिनेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल में, तो आपको पता होगा सब्जेक्टिविटी क्या होती है, राइट? आप लिखने जाओगे जब तक आप जो स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट नहीं कर देते आंसर, जब तक वो पूरे मार्क्स नहीं देता, राइट? इस तरीके का है वहाँ पे कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे नहीं। ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सर चलो अब मैंने मन बना लिया कि भैया मैं तो सीए का चार्टर बनूँगा, बट पहले भाई एलिजिबिलिटी चेक कर ले, ठीक है? अभी तो क्लास 12th में है तो कैसे बन लेगा, राइट? तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी समझो। तो out of any three condition, if you fall into any of these, so you are eligible to give the examination. पहला हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एग्जामिनेशन प्रोवाइड, राइट? तो इसलिए अब या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में, ओके, या फिर इस टाइम पे आप अंडरग्रेड स्टूडेंट, ओके। अगर आप अंडरग्रेड स्टूडेंट हो एंड तो आप एग्जाम में कब बैठ सकते हो, इसका भी है। If to sit in the L1 examination, you must have 23 months of your graduation to complete. मतलब कि भाई अगर तेरा फरवरी में कंप्लीट हो रहा है तो उससे पहले 23 महीने ट्रैक कर ले, तो तू L1 में बैठ। इस तरीके से ही L2 का भी है कि 11 महीने, और L3 आप तभी बैठ सकते हो जब आपकी कंप्लीट हो जाए अंडरग्रेड डिग्री, राइट? दिस इज लाइक दैट। एक थर्ड कंडीशन और एक ये है, इसको आप स्टॉप करके वीडियो को पढ़ लेना क्योंकि ये इसमें नॉर्मली को बहुत कम लोग फॉलो आउट होते होंगे। मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, तो आप ये कॉपी पेस्ट पढ़ लेना। अगर फॉलो होते हो तो आप भी एलिजिबल, बट यू नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन दीज टू लेवल्स, और इसमें मैक्सिमम जब जनता अपनी इंडिया की कवर होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें दो एडिशनल कंडीशन और है सर। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट होना ज़रूरी है, नहीं बनवाया है तो जाके बनवा लो। टाइम लगता है पासपोर्ट आने में, आपकी भी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसमें टाइम लगता है, भाई जाके बनवा लो। इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर द सीएफए प्रोग्राम, तो पासपोर्ट बनवा लो, ठीक है? एफआरएम एग्जाम में ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, मगर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलिड पासपोर्ट ही चलेगा। सर पासपोर्ट तो सही है, वैलिड क्या, वैलिड इसलिए कि वो उसका एक्सपायरी टाइम होता है ना, वो चेक कर लेना, वो विदिन उसका होना चाहिए, एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड पासपोर्ट नहीं लेते वो, ठीक है?
और दूसरा है BA 2+ कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट अराउंड 4200 रुपीज होती है। एक ये परचेज करना जरूरी है। ओके, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके इसके थ्रू ही सॉल्व होंगे। ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, यही वाला चलेगा जो मैंने अभी स्क्रीन पे लगा रखा है, यही वाला चलेगा। तो ये दोनों चीजें करनी जरूरी है। और अगर अभी नहीं परचेज कर सकते एंड यू आर वेरी इन द वेरी इनिशियल स्टेट एंड वांट टू जस्ट एक्सप्लोर द CFA प्रोग्राम, तो मैं ये कहूंगा कि BA 2+ करके बहुत सारी एप्स है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना, उसे डाउनलोड कर लेना, उसे चला लेना, या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा लैपटॉप में, अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, मगर पैसा कितना लगता है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा कि पैसा कितना लगता है। तो भैया आपका ये है पूरा आपका फीस का चार्ट, जो 2026 के लिए है। 2027 के लिए चेंज हो सकता है कि अगर आप आगे बढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने L1 दिया है सिर्फ और सिर्फ 2026 में, तो L2 के फीस चेंज हो सकते हैं और L3 के भी फीस चेंज हो सकते हैं। से ये L1 L2 L3 2026 के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल कॉस्ट सर कितनी लगेगी? टोटल कॉस्ट लगेगी आपकी 1140 L1 में, L2 में भी 1140, L3 के चार्जेस अलग है 1240, $100 बढ़ा दिए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो लाइन लिखी है 1490 1490 1590, तो L2 और L3 के बीच में $100 का जंप है इन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। सर ये दो लाइंस को लिखी है, अर्ली रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक ना टाइमलाइन होती है कि सपोज करो अगर फरवरी में एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो आपको अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन, अगस्त में रजिस्ट्रेशन करा देना है, तब जाके आप क्या कहते हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन की फील्ड में आओगे। मगर अगर आप नवंबर में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की लाइन में आओगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। हमें क्या करना है, हमें अपना पहले से प्लानिंग करनी है और पैसे बचाने हैं। क्योंकि अगर आप इसका कॉस्ट देखोगे तो तीनों लेवल का कॉस्ट निकाला मैंने 3520 का, और सेकंड लाइन का मैंने निकाला 4570 का, और $1050 का डिफरेंस आ रहा है। भाई इसे 91 रुपी पर डॉलर से मल्टीप्लाई कर एक्सचेंज रेट से, और उसके ऊपर 1.18 मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 18% का तो GST है ना, तो कितना पैसा हो गया, कितना पैसा बच जाएगा? ये अराउंड 1 लाख तो बच ही जाएगा। कैलकुलेट करें तो ये बनेगा आपका 1050 एंड ये आपका 91 इंटू 1.18, राइट? तो ये 127, और 127 एंड इसका आया 127 749। तो ये मोटा मोटा मान लो आप 1,30,000 बच जाएगा आपका। तो ये कम है पैसा, ये बच सकता है पैसा, मगर इसके लिए आपको प्रायर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एकदम से कुछ प्लानिंग नहीं होगी दोस्त, शुरुआत से प्लानिंग करके चलेगा तो इतना पैसा बचा लेगा, अदरवाइज ये पैसा और लग जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या सर इसके लिए इस इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और नॉर्मली अगर लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आप आते हो या मिडिल क्लास में भी हो, तो फिर भी ये इतना पैसा बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, राइट? क्योंकि $3,520 इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, राइट? तो इसके लिए CFA इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। ये एक्सेस स्कॉलरशिप, तीन तरह की स्कॉलरशिप होती है: एक्सेस स्कॉलरशिप, स्टूडेंट स्कॉलरशिप और प्रोफेसर स्कॉलरशिप। ठीक है, हमें भैया एक्सेस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, और ये जो कॉस्ट है आपकी $1140 की, ये क्लोज डाउन होके आपके $400 पे आप एक लेवल कर सकते हो। या यू हर्ड मी राइट, राइट, $400 पे आप एक लेवल कर सकते हो। तो ये कितने का बेनिफिट हो गया? ये क्लोज टू आपका, इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आ गया $740 का आप बेनिफिट उठा के ले गए पर लेवल में। क्या सर हमें L1 पे अगर हम अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप तो L2 पे नहीं मिलेगी? नहीं, तीनों लेवल पे अप्लाई करो ना, तीनों लेवल पे अप्लाई करो और तीनों लेवल पे लो। ऐसा तो कोई डिस्क्लेमर नहीं है कि तीनों लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ चांसेस कम हो जाएंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अप्लाई तो करें ना। अप्लाई कर, और अगर मिल जाता है तो कितनी ज्यादा कॉस्ट आपने बचा ली,
$400 पे आपका एक लेवल खत्म हो रहा है, राइट? क्लोज टू 400 है, एग्जैक्टली 400 मत लेना, जीएसटी भी कंपोनेंट आएगा और सीएफए एग्जाम्स की पॉलिसी चेंज होती रहती है, मगर 50-60 हजार रुपए तो बचा लेगा भाई। तो इट्स अ ह्यूज सेविंग फॉर यू ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। तो सर स्टूडेंट स्कॉलरशिप क्या होती है? स्टूडेंट स्कॉलरशिप नॉर्मली होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएफए से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर शायद आप आओ या शायद आप ना हो, तो इसलिए मैंने इसको अभी इग्नोर करा। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में आप हो या नहीं हो, ठीक है? इस तरीके से प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होती है, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो चेक द डिटेल्स। एंड ऑल्सो इसके अंदर ना मैं एक सेपरेट सीएफए स्कॉलरशिप की वीडियो लेके आऊँगा जब स्कॉलरशिप खुलेगी, ठीक है? तो उसको ज़रूर देखना, उसकी सीक्वेंस में ही अप्लाई करना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे टू गेट द स्कॉलरशिप, ठीक है? तो सर आपने एग्ज़ाम मतलब स्कॉलरशिप विंडो के बारे में बात करी है, मगर ये विंडोज़ भी होती हैं इसकी? हाँ, विंडोज़ होती है भाई। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल सी दिस, ये एक्सेस स्कॉलरशिप के बारे में, कि एक्सेस स्कॉलरशिप आपकी 4 एप्लीकेशन पर ईयर होती है दैट अलाइन विद द ईच एग्ज़ाम विंडो, राइट? अभी प्रेज़ेंटली मई 2026 का तो बंद हो गया और अगस्त 2026 का भी बंद हो गया। मगर हाँ, नवंबर 2026 में जो आपका है, वो आपका ओपन होगा 11 फरवरी 2026 को और क्लोज़ होगा 3rd ऑफ मार्च 2026 के लिए, ठीक है? तो हमारे पास नॉर्मली 20 दिन होंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। डिसीजन डेट आपको 31st मार्च तक पता लग जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द लक टू, क्योंकि उनको आउट ऑफ अ लार्ज पूल कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बट अगर एक सीक्वेंस है, एक मेथड है जिसको अप्लाई करने से आप चांसेस मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, मगर ये नहीं कह सकते हाँ भाई मुझे मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये है अबाउट ऑल अबाउट द सीफे स्कॉलरशिप। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट, ठीक है? डोंट वरी। अब सर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो मैंने कहा था L1, L2 एंड L3 क्लियर करना है, ठीक है? अब एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में आप ये समझो कि क्वेश्चन फॉर्मेट आपके एमसीक्यू बेस्ड ही रहने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके? L1 तो पूरा का पूरा एमसीक्यू है। L2 में आपको विग्नेट टाइप क्वेश्चंस विग्नेट दे रखा होगा, उसके बाद आपके पास एमसीक्यू होंगे। सर विग्नेट्स क्या होता है? ये होता क्या है? तो नॉर्मली कुछ नहीं होता भाई, 9-10 में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ा है, वैसा ही होता है, बट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एक ट्वीक है कि उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी दे रखे होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको डेटा भी दे रखा है, उस डेटा और उस पैसेज को पढ़ के आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। अपना एनालिसिस लगाना है और सॉल्व करना है। इट्स लाइक दैट। टेक इट इन द सिंपल वर्ड्स, ठीक है? और L3 में क्या होता है? L3 में जो मिनट्स होते हैं, जो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप होते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लिखना भी होता है। एमसीक्यू तो आते हैं, प्लस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप भी लिखना आता है। क्या सर हमें इसके लिए बहुत हाई-फाई इंग्लिश चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बीकॉम की तरह लिखना पड़ता है, ये लिखना, वो पढ़ना? कुछ नहीं है। भाई 3-4 लाइन में लिख, काम खत्म कर। उसके लिए अंग्रेज़ी चाहिए, नहीं चाहिए इतनी। नॉर्मल सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, वही लिख के आनी है। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईज़ी है, आराम से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हाई कर देगा जॉब बहुत अच्छी लेने के लिए। ठीक है? अब सर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आता है? तो नॉर्मली उसका तो क्या टेंशन लेना, मैं फिर भी बता देता हूँ कि 60 डेज़ ऑफ टेकिंग द एग्ज़ामिनेशंस वो आ जाता है। एंड L3 का थोड़ा देर बाद आता है। L3 का क्यों देर बाद आता है? क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो ना, उसको चेक करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि वो आप किस कॉन्टेक्स्ट से लिख रहे हो। सबसे ज़्यादा लोग जो फेल होते हैं वो L2 में फेल होते हैं और L3 में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? इसका मैंने खुद की जर्नी का मैंने वीडियो बनाया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, मेरी वीडियो में स्क्रॉल करना मिल जाएगा आपको, ठीक है? अगर आपने एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, आपने स्कॉलरशिप के बारे में बात कर ली, आपने फीस के बारे में बात कर ली, ये तो बताओ पढ़ेंगे क्या? किस तरीके का आता है? तो भाई ये देखो, ये पढ़ोगे L1, L2, L3 ये सब्जेक्ट्स हैं। अरे! ये तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, राइट? इतना कैसे पढ़ लेंगे हम? इतना तो आज तक हमने जीवन में नहीं पढ़ा। तो भाई ये देख, जो L1 में सब्जेक्ट है, वही L2 में सब्जेक्ट है। ये सारे सब्जेक्ट सेम है और ये जो L3 का सब्जेक्ट है, वो भी इससे ही सेम है, बट उसके नाम थोड़े बहुत इधर-उधर हो सकते हैं, ठीक है? और आखिरी में आपका एक चॉइस ऑफ पाथवे, इनमें से 3 में से आपको एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज़ेशन इन द सीएफए जो भी रिसेंटली लेके आए हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चुनना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चुनो।
प्राइवेट मार्केट्स या प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट वेल्थ, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग। अब सर जैसे इसके अंदर आपने ये बता दिया कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो करें क्या? इसके अंदर मैं अभी आपको L1, L2, L3 की स्ट्रैटेजी बना के बता देता हूँ। नॉर्मली इसकी सेपरेट डिटेल वीडियो आएगी, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो देयर आर द सब्जेक्ट्स जो आपके इनेबलर्स होते हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ इनेबलर्स, जिसमें आपका आपका आ गया क्वांट्स, आपका इकोनॉमिक्स, आपका कॉर्पोरेट इशूअर या कॉर्पोरेट फाइनेंस, या फिर आपका आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए। ये आपके इनेबलर्स हो गए। और आपके जो आपको एनालिसिस वाले हैं, एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज, जिसे मैं बोल सकता हूँ एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें आपका इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? इसके बाद आता है आपका फाइनल आउटपुट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दीज आर द सब्जेक्ट। तो इस तीनों कैटेगरी वाइज हमें पढ़ना होता है कि भैया आपने क्या करा, आपने इनेबलर्स को जब पढ़ोगे तभी आप इन चीजों का एनालिसिस कर पाओगे, इन सारी सिक्योरिटीज का। और इन सारी सिक्योरिटीज का एनालिसिस करने का पर्पज सिर्फ एक ही है, जब आप इसका एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाओगे तो अपने पोर्टफोलियोज को मैक्सिमाइज कर पाओगे। पोर्टफोलियो को सर हमें तो कोई भी चीज समझ में नहीं आई ना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भाई सिंपल वर्ड में ये होता है, मैंने इक्विटी स्टॉक्स परचेज करे, मैंने फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स परचेज करे, डेरिवेटिव मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन परचेज करे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैंने रियल एस्टेट परचेज कर रखा था, मैंने थोड़े बहुत रीट्स परचेज कर रखे थे। अब इन सारे पोर्टफोलियो को मैं किस तरीके से चर्न आउट करूं कि मैं अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाऊं, अब रिस्क को मिनिमम कर पाऊं। ये कंप्लीट है, सार इसका यही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आउटपुट। अब इन सबको सीक्वेंस करते हुए सबसे ज्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है, वो है आपका एथिक्स। सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक एथिक्स एज अ सब्जेक्ट भी दिया है, जिसको आपको पढ़ना भी होता है। एथिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मगर बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी लगती है उसे करते हुए। ऐसा जब जब आप सोचोगे भाई मेरा ना क्वेश्चन सही हो गया है, ये तो बिल्कुल इसका आंसर यही है, वो गलत हो जाए, क्योंकि आपने रूल्स को कुछ अवॉइड नहीं किया रूल्स को। आपने कुछ चीज ऐसी मिस कर दी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, एंड हेंस आपका स्कोर डाउन। एंड एथिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें इंडिया में दूसरा हर्षद मेहता नहीं चाहिए। कितना फैंडम हुआ कि भाई साहब कि वी मैंने देखता हूँ नॉर्मली कि वी वांट टू बी लाइक हर्षद मेहता, ये वो वी वांट टू बी अ किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। भाई किसी को नहीं चाहिए, ही इज अ ट्रेटर फॉर दिस कंट्री, राइट? पब्लिक ट्रस्ट को जो इरोड करेगा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, वो ट्रेटर है नॉर्मली कंट्री के लिए। बाद में बात करेंगे, स्कैम्स की भी एक सीरीज लेकर आऊंगा कि किस तरीके से स्कैम्स हुए हैं वगैरह वगैरह। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सीएफए प्रोग्राम पे। लेट्स कम बैक टू द सीएफए। अब आता है L1 और L2 का सब्जेक्ट वेटेज। हाँ भाई, सारे सब्जेक्ट इक्वल प्रोपोर्शन वेटेज नहीं रखते, सबका अलग वेटेज होता है, ठीक है? इफ आई जस्ट जूम इन इनटू द सब्जेक्ट पोर्शन, यू कैन सी इट, राइट? हाँ, तो आप ये देखोगे L1 के एग्जामिनेशन में, और ये दोनों साइमल्टेनियसली से रखे हैं मैंने कि भैया यहाँ पे L1 L2 कंपेयर होता रहे, कि एथिक्स की जो सब परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा L1 में भी है और L2 में भी है, तो हमें एथिक्स को प्रायर इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। एथिक्स L1 L2 L3 का सबसे बड़ी बात एक है, सेम है, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है उसके अंदर, थोड़े बहुत आते हैं वो तो इधर उधर हो जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। मगर वो इतना ज्यादा एम्बिगुअस लगता है करते हुए कि भाई उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। और सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज अलग अलग है, ठीक है? अब वेटेज जो सबकी अलग अलग है, तो सर हम इसको करके क्या करें, इसे देख के क्या करें? तो इसका सिर्फ रखने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जब आप कवरेज करो, व्हेन यू आर कवरिंग एनी सब्जेक्ट, राइट? व्हेन यू आर कवरेज करो, तो आपकी कवरेज 100% होनी चाहिए, और रिवीजन आपका सीक्वेंस में होना चाहिए। सर रिवीजन सीक्वेंस में होना चाहिए, हाँ, रिवीजन सीक्वेंस में होना चाहिए एज पर दिस वेटेज।
यू नीड टू पिक 2 सब्जेक्ट्स फर्स्ट जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है और उसको खत्म करो पहले रिवीजन में, और उसका सीक्वेंस ऐसे ही रखो। इसको भाई असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देना, इसका एवरेज निकाल के एक्सेल में एंड पे कर लेना। अगर ये नहीं हो रहा तो भाई आने वाली वीडियो में सीएफए L1 की वीडियो बनाने वाला हूँ, वो देख लेना, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा खोल कर। एंड ऐसी सीएफए L3 की वेटेज भी है। ओके, एंड दिस सबसे ज्यादा आपको वेटेज लग रही होगी सर ये क्या है 30-35%। भाई ये वही है जो अभी आपने ऊपर यहाँ पे ऑप्शन में चूज करा था ना, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई भी एक स्पेशलाइजेशन, तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा वेटेज है। तो उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है इसके लिए, और नॉर्मली हो जाता है, कोई बात नहीं। आप L1 और L2 के जब बिल्डअप करोगे कॉन्सेप्ट्स को, L3 और नॉर्मली हो जाएगा, बट उसके लिए एक स्ट्रैटेजी लगती है। विल डिस्कस ऑल थिंग्स अबाउट दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बीच में मैंने सेक्शन रखा जिससे आप समझ सको बहुत सारी चीजें कि भाई मैं ये वाला कोर्स करूं या ना करूं वगैरह वगैरह। तो सी अंडरस्टैंड दिस कि भैया सीएफए ये समझ में आ गया मुझे, गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का। मुझे ये समझ में आ गया कि एआई के एरा में अगर कोई चीज ऑटोमेट हो सकती तो पहले ऑटोमेट होगी वो रिपोर्टिंग और कंप्लायंस वाली चीज जो मैंने पहले बताई थी। बहुत सारी डिग्री सी से स्टार्ट हो रही थी ना, वो ऑटोमेट हो रही हैं, हो सकती हैं और भी ज्यादा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी टैक्स फाइलिंग करते थे आप, ठीक है, पहले नॉर्मली 10 years बैक यू नीड टू गो टू द सीए एंड डू सच थिंग्स वगैरह वगैरह जो भी है। अब डायरेक्ट आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, राइट? और इतना इजी अंडरस्टैंडेबल मैनर में दे रखा है, कोई भी समझ जाएगा फाइल करते हुए। सो बहुत सारी ऑटोमेशन आ रहे हैं रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस में, मगर अभी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हेल्पफुल आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे मेरी रिसर्च में हेल्प कर देगा। अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट रिसर्चिंग अबाउट द डिफेंस इंडस्ट्री, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एज अ होल, और मैं उसके सिनेरियो देख रहा हूँ, प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि क्या उसका स्टॉक मार्केट बिहेव करेगा, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो मुझे हेल्प कर देगा, मगर उसको ऑटोमेट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, राइट? फ्यूचर तो एआई भी नहीं देख पा रहा। मगर आप अपनी स्टोरी को जितना कंपेलिंग बनाओगे विद द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, यू विल मेक अ गुड डिसीजन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज, यू कैन रीड इट आउट, आई एम नॉट रीडिंग इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात आती है सर, सीएफए की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ। ये है भाई डिटेल लेवल चीज, इस यही सारी जॉब्स है जिसमें आप एक में इन सब में से एक करोगे अगर आप सीएफए प्रोग्राम करते हो तो। ठीक है, ये वाली जॉब के अंदर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर एक जॉब्स को लेके, क्योंकि हर एक जॉब डिमांड करती है कि आपका कम से कम मैं आधे या 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन दूं, और कुछ जॉब तो डिमांड करती है 2-3 घंटे की एक्सप्लेनेशन भी। तो अभी मैं शॉर्ट में सब कुछ समझाऊंगा, बट जस्ट वेट फॉर द सेम, आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन दैट। ठीक है, पहले आता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट क्या होता है सर? म्यूचुअल फंड होते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसको मैनेज करना, मतलब अराउंड 10,000-12,000 करोड़ रुपीज, इट इज अबाउट दैट। पेंशन फंड ये उससे लेवल का पोजीशन है। पेंशन फंड क्या होते हैं सर? नॉर्मली लोग पेंशन आती है ना सबके पास, मतलब जो ओल्ड एज होते हैं उनके पास पेंशन आती है, आफ्टर सर्टेन एज आपकी पेंशन आती है, आप पेंशन में कंट्रीब्यूट भी करते हो, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। ठीक है, अब वो जो पैसा है वो कहाँ पे जाता है? वो एक मैनेजर के पास जाता है भाई। उस मैनेजर के पास कितना पैसा होगा सर? उसके पास होगा 50,000 लाख करोड़ रुपीज, राइट? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ और समथिंग अबाउट इट, मतलब कोई भी नंबर पकड़ लो, करोड़ में ही होगा, और वो भी आपके थाउजेंड्स में चले जाएगा या लैक्स में चले जाएगा। तो उसको मैनेज करता है पेंशन फंड मैनेजर। तो उस वो वाली जॉब होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज भी बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आती है सेकंड टाइप ऑफ जॉब जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें आपका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई थिंक जिसमें ऋतिक रोशन है, राइट? तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। ठीक है, ये वो वाली जॉब है कि यू विल वर्किंग ऑन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आप पंडित हो, पंडित हूँ सर, हाँ पंडित हो, आप शादी कराओगे ना, आपकी अब पंडिताई पे डिपेंड करता है कि आप कैसी शादी कराओगे। वो शादी जो 2 साल चलेगी टूट जाएगी, या वो शादी जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं निकलेगा आखिरी में, या वो शादी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, लॉन्ग टर्म सिनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये शॉर्ट में बताया। ठीक है, आप या फिर आईपीओ में काम करोगे कि कोई कंपनी आती है, सपोज करो आपके पास जोमेटो स्विगी आता है कि यार मुझे ना कैपिटल मार्केट्स में जाना है, मुझे अपने शेयर्स को लिस्ट कराना है और आईपीओ करना है। आईपीओ की सारी प्रोसेस आप डिजाइन कर रहे हो, कितने
प्राइस पे आप आईपीओ रेज करवाना चाहते हो, उसे आप रेंज बोलते हो, ठीक है? वो सारी बात है कि आप कैपिटल रेज नॉर्मली डेट मार्केट में भी कर रहे हो, ये भी। अब आता है आपका प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट आपका, ये जो एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सपोज करो आपका, आपने मैनेज कर रहे हो विराट कोहली के पैसों को, तो वो उसके पैसे किस कंपनी में लगने चाहिए उसको तो नहीं पता भाई, राइट? वो तो ओजी है क्रिकेट का, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का तो नहीं है ना, वो तो आप ही करोगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप अपनी नॉलेज से करोगे, और उसके पैसों को एडवाइस, उसके पैसों को मैनेज करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए भी एक फील्ड है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? और उसका अलग से आपका वो भी है प्राइवेट वेल्थ करके ना, एक हमने वो भी देखा था कि 3 आउट ऑफ 3 स्पेशलाइजेशन एक प्राइवेट वेल्थ का भी है, राइट? तो दिस इज अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एफपीएनए, जिसमें मैं खुद काम करता हूँ। इसमें क्या होता है सर? इसमें बजटिंग करते हो, फोरकास्टिंग करते हो, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते हो कंपनी के लिए, उनकी एओपी को मैक्सिमाइज करते हो, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हो। ये सब चीजें हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो एफपीएनए के बारे में तो, ऑल्दो जिसमें मैं काम करता हूँ तो उसमें तो बहुत ही डिटेल वीडियो विद स्ट्रक्चरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सब लेके आने वाला हूँ, नो वरीज। ठीक है। कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स भी है सर। इमर्जिंग सेक्टर का मतलब, हाँ, जो नए नए अभी अभी लेटेस्टली खुले हैं इन अ डिकेड और सो। पहला है आपका ईएसजी इन्वेस्टिंग। ईएसजी इन्वेस्टिंग इज अ एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टिंग। मतलब सर, वो वाली कंपनीज जो एनवायरमेंटली अबाइड करती हैं सारे रूल्स को, जो एनवायरमेंट का ध्यान रखती हैं, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, और जिनका गवर्नेंस आर्किटेक्चर टॉप नॉच है, उसमें इन्वेस्टिंग करना, उसे ईएसजी इन्वेस्टिंग करते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसे सस्टेनेबल फाइनेंस भी बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है। तो सर इसकी कोई मेट्रिक्स होती होगी, हाँ। तो डिफरेंट कंपनीज को मेजर करने की डिफरेंट मेट्रिक्स होती है ईएसजी के पैरामीटर्स के ऊपर, एंड फिर इन्वेस्टिंग करी जाती है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट ईएसजी इन्वेस्टिंग। एक अब फिनटेक और एल्गोरिथम ट्रेडिंग भी आया, क्योंकि अब फास्ट कंप्यूटर्स हो गए, फास्ट कैलकुलेशन होगी, तो उसके पॉइंट ऑफ बेसिस पे भी यहाँ पे भी जा सकते हैं। क्वांट इन्वेस्टिंग भी होता है, क्वांट एनालिसिस एनालिस्ट होते हैं, राइट? वहां पे भी जा सकते हो। एंड जो सबसे ज्यादा प्रोफाइल जो अभी इंडिया में बूम करने वाली है, वो प्राइवेट कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स, राइट? ये प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स क्या करती है सर? प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स, जैसे आप सपोज करो, पब्लिक इक्विटी का मतलब क्या? जो टीसीएस के, टाटा मोटर्स के, इनके स्टॉक्स अवेलेबल है पब्लिकली, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। प्राइवेट इक्विटी क्या करती है? प्राइवेट इक्विटी ये करती है कि वो प्राइवेट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है, और उसको टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल कंपनी बनाती है, और उससे पैसा कमाती है। सर कैसे, मतलब किधर से होगा ये, फिर ये क्या प्रोसेस होती है? इसके बारे में डिटेल वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर्स में मैंने क्यों, अदर्स में एक सेक्शन है जिसमें मैंने बहुत सारे जॉब प्रोफाइल रखे हैं। बट सर आपने अदर्स में क्यों रखे हैं? ये तो आपको फर्स्ट पे रखने चाहिए थे। अदर्स में इसलिए रखे हैं क्योंकि भाई जो तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना यहाँ पे, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, आपका फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो इनके आगे अगर आप एनालिस्ट लगा दोगे तो एक जॉब पोर्टफोलियो बन जाएगा। इक्विटी एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट, डेरिवेटिव एनालिस्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट, तो ये बन जाएगा। तो ये एक तरह की जॉब्स होती है, राइट? ये वाली जॉब्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में। क्या सर ये आपने 10 में लिखा तो फिर ये नीचे होती है, इनकी सैलरी कम होती है? नहीं नहीं भाई, बहुत ज्यादा होती है, राइट? अदर्स में से ले रखा है क्योंकि ये सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, राइट? सो दिस इज द टाइप ऑफ द जॉब्स दैट यू कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएफए प्रोग्राम। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट कि अगर आप अभी तक रुके हुए हो और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं सीएफए प्रोग्राम करूंगा ही करूंगा, तो दिस इज द सेक्शन फॉर यू। ओके, what should be the ideal timeline and how you'll be doing the same? To understand this thing, write it down somewhere. So take it as a year one, year two, year three. पहला रूल कि सर हमें अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंड रूल, जैसे दीज आर द रूल्स एंड यू नीड टू राइट इट, कि हमें स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई जरूर करना है। तीसरा रूल, हमें
वन लेवल वन अटेम्प्ट की फिलॉसफी पे जाना है। सर आपने तो सर एक दो लेवल एक ही साल में कंप्लीट कर लेते, हमें ऐसे क्यों एडवाइस कर रहे हो? क्योंकि भाई तुम्हें स्किल्स भी डेवलप करनी है। मैं ऑलरेडी उस डोमेन में काम कर रहा हूँ, राइट? मगर तुम शायद उसमें डोमेन में नहीं काम कर रहे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डेवलप अ स्किल साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग थिंग प्रैक्टिकली। ठीक है, उसका भी एक रोड मैप है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाले तीनों तो रूल हो गए। ठीक है, इन तीनों रूल्स के हिसाब से आप ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री में डिसाइड करोगे कि कौन से मंथ का एग्जाम आपको देना है। आज बैठो, प्लान करो ये वाली चीज। ठीक है, उसके हिसाब से अब सर आपने हमें प्रैक्टिकल स्किल के बारे में थोड़ा सा बता दो, हम कुछ डेवलप कर लेंगे सर। तो उसके लिए एक गोल्डन एडवाइस है, डू नॉट स्टार्ट बिफोर CFA L1। क्योंकि अभी यार, अभी क्या, अभी तो तुम सर नॉर्मल पौधे के टाइप हो, राइट? थोड़ा पेड़ बड़ा तो हो जाए, उसके बाद उसे बहुत बड़ा वट वृक्ष बनाएंगे, राइट? तो पहले L1 क्लियर कर। L1 क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस कर। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया, CFA प्रोग्राम एट ऑल 3 लेवल्स आपको प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल देता है, जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये बेसिक प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल है, इतने हाई टॉप नॉच नहीं है। वहां तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में वीडियोस बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से पहुंचा जा सकता है उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, कि जब जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपर्ट लेवल से एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, राइट? वो मैं बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल देते हैं, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है। कौन कौन से सर प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल होते हैं? नॉर्मली एक आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का होता है। ठीक है, वो CFA इंस्टीट्यूट आपको खुद करना सिखा रहा है। दूसरा आपका आता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये वाले होते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपका इक्विटी रिसर्च वाले, डोमेन वाले भी कर सकते हैं। और L3 में थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी टच है। मगर इसमें एक्सपर्टीज कैसे हासिल होती है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा। ओके, अब चलते हैं हम सर। अगर हमारे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो डू वन थिंग, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई जस्ट पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, उसे ज्वाइन करो। उसमें मैं एवरी सैटरडे 11 to 12 AMA सेशन लेता हूँ, आस्क मी एनीथिंग सेशन, जिसके अंदर मैं वन टू वन क्वेरी का सबका जवाब देता हूँ। ठीक है, अर्जेंट क्वेश्चन है कि आप भूल जाओगे सर हम कब ज्वाइन करेंगे कब नहीं करेंगे, तो लिंक्डइन पे जाओ, फॉलो करो एंड उस पर क्वेश्चन पूछो, उस पे मैं ज़रूर जवाब दूँगा। एंड जस्ट अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार, इट्स ऑल फॉर यू, इट्स नथिंग फॉर मी इन दिस गेम। आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दिस गाइडेंस कंप्लीटली फॉर फ्री। ठीक है? तो स्टे ट्यून अगली वीडियो तक एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो एंड अपने देश का ख्याल रखो। ठीक है? बाय बाय, सी यू।